Hello everyone. Today we are going to discuss another interesting topic about nuclear weapons. ठीक है, the main topic is nuclear weapons are not only a great peril but a great hope. अच्छा, ये statement given है ना. You have to expand it and write all of this essay in on this line. अच्छा, अब करना है क्या है इसमें? पहले तो समझना क्या कह रहा है. Nuclear weapons are the not only a great peril. ठीक है, वो तो कह रहा है great peril तो है, obviously there is no doubt in this. बट अ ग्रेट होप भी है. अच्छा, वी नीड टू जस्टिफाई दिस. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप उसको लंबा करेंगे जैसे करनी होती है इंट्रोडक्शन में. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एज. यू हैव टू राइट एवोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एज इन विच यू विल बी राइटिंग द ओवरऑल एवोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स. उसमें आपको ज़ाहिर ऑब्वियसली हिस्ट्री पता होगी तो ही करेंगे, जब तक नॉलेज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते ना. तो सबसे पहले क्या होगा, आप यहाँ बताएंगे कि सबसे 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे यूएस ने बॉम्ब गिराया. ठीक है, एटॉमिक बम. तो डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक बम वहाँ से आया. ठीक है, फिर 1949 में यूएसएसआर आ गया. इसी तरीके 1950s में आपके यूके आ गया, फिर फ्रांस आ गया, फिर चाइना 1960s में आ गया, फिर इस तरीके से इंडिया ने किया और फिर पाकिस्तान ने किया. ठीक है, तो ओवरऑल यू विल बी गिविंग अ ब्रीफ इनसाइट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एज. सही है, तो ये आपने एक पैराग्राफ में बताना. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर वेपन्स. अब यहाँ पे आप यू आर टेकिंग अ स्टांस, बेसिकली एक साइड को आप सपोर्ट करने लगे हैं, एंड विच इज nuclear weapons are great peril. ठीक है, great peril or threat to the humanity. So let's start. How will you be doing this by taking a stance. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या बताना है, न्यूक्लियर अटैक्स. पहला पॉइंट है न्यूक्लियर अटैक्स ऑन जापान caused immense destruction and the aroused fear. मैंने यहाँ पे पॉइंट ये रखा है कि न्यूक्लियर वेपन्स ने ना एक जापान के ऊपर एक वो क्या किया था, फियर आ गया था उसकी वजह से, और एक डिस्ट्रक्शन आ गई थी. सही है, डिस्ट्रक्शन. अच्छा, फियर किस तरीके से हुआ था? फियर ऑब्वियसली जब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन इस तरह हुई कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो अटैक्स हुए उसकी वजह से दी होल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे तबाह हो गया. ठीक है, कोई कुछ भी नहीं बचा था. आपको पता है उसके बाद से जो जनरेशन पैदा हुई थी वो भी इनफैक्ट क्रिपल्ड और इस तरीके से हो रही थी. तो उसकी वजह से एक फियर आ गया, तो जापान ने फ़ौरन सरेंडर कर दिया और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर का एंड डिक्लेयर हुआ. यूएस के एटॉमिक बॉम्ब के जो अटैक्स किए थे अपॉन जापान, जिसको एक लिटिल बॉय भी नाम था और एक बिग फैट था, पता नहीं फैट क्या था, वो मैंने लिखा होगा आगे. तो इस तरीके से आप इसको एक पहला आर्गुमेंट बताएंगे कि उसने एक फियर और डिस्ट्रक्शन आया, जो कि हमने सबूत देख लिया एक मैनिफेस्टेशन के किस तरीके से हुआ. सेकंड इज आप अगला आर्गुमेंट देंगे क्यूबन क्राइसिस. क्यूबन क्राइसिस में आप बता रहे हैं कि क्यूबन क्राइसिस में क्या हुआ था, वर्ल्ड वाज एट द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर. तो इससे ये पता चलता है, पहले वाले से तो पता चल गया है कि ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन एक थ्रेट है, जब वो यूज़ होता है तो उससे डिस्ट्रक्शन कॉज होती है और फियर होता है. ये यहाँ पे साबित हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूबन क्राइसिस. क्यूबन क्राइसिस में ये हुआ था, आपको पता होगा 1962 में क्या हुआ कि आपके जो क्यूबा में रेवोल्यूशन आया, क्यूबा में सोवियत यूनियन का रेवोल्यूशन आ गया, कम्युनिस्ट बन गए थे क्यूबा वाले. तो क्यूबा इज बेसिकली 100 किलोमीटर्स कह लें या माइल्स अवे फ्रॉम द यूएस टेरिटरी. तो जब यूएसएसआर पुट इट्स nuclear weapons on Cuba, तो United States considered this as a threat to the national security. ठीक है, कि हमारी टेरिटरी पे खतरा होगा. और हमेशा से आपको पता है यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के अंदर वी डिस्कस डैट कि हमेशा ऐसे होता है कि दे आर ये शिकार हैं एक मिसकंसेप्शन का कि हमें एक थ्रेट है दुनिया से. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, और उसके ऊपर फिर वो प्रीएम्पशन लेते हैं और ये सारी चीज़ें वो अलग है. लेकिन उसकी वजह से ये हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला भाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वी आर गोइंग टू अटैक, वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर अटैक्स दैट वर इंस्टॉल्ड इन तुर्की, जो कि वो भी थोड़े से माइल्स अवे ही था यूएसएसआर से. तो ऑब्वियसली एक बिल्कुल क्यूबन क्राइसिस आया, और जो बचत तब हो गई जब किसी में दोनों में से एक ने लिंक कर दिया. उनमें से एक ने, वैसे तो दोनों ने अटैक कर देना था. तो दिस शोज दैट कि न्यूक्लियर वेपन्स आर अ मेजर ग्रेट पैरल एंड थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी. ठीक है, ये वाली मैनिफेस्टेशन शो करती है. थर्ड इज वर्ल्ड वॉर 3 स्वॉर्ड इज होवरिंग ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ न्यूक्लियराइजेशन. अब यहाँ थर्ड स्टांस जो मैंने लिया वो ये लिया है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना, वो उसकी तलवार हमारे सर पर लटक रही है दुनिया के ऊपर, कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. तो दिस आर्ग्यूमेंट इज सेइंग कि ओवरऑल वर्ल्ड वॉर 3 विल बी मतलब थोड़ी सी दूर है हमारे, और उसकी वजह से ये साबित किया करता है कि जो न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा ग्रेट थ्रेट. अच्छा, ये आर्गूमेंट अब किस तरीके से आप बताएंगे वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसके ऊपर है. आप इस तरह बताएंगे कि यूक्रेन में रशिया ने, पुतिन ने थ्रेट किया. ठीक है, ओवरऑल आपकी जो एडवांसमेंट हो रही है वो सारी. तो ये एक जर्नल आर्गूमेंट आप इसमें देंगे कि क्यों आप बताएंगे जिस तरीके से $2 ट्रिलियन का बजट वर्ल्ड का चला गया मिलिटराइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स के ऊपर, और स्टेट्स इक्विपमेंट न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ शिफ्ट कर रही हैं. तो ऑब्वियसली एक वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि रियलिस्ट देखते हैं कि भाई ये हो सकता है.
ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट लाइक हाइड्रोजन बॉम्ब्स एंड वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन हैव द कैपेबिलिटी टू एलिमिनेट द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आर्गुमेंट ये लिया है कि भाई जो एडवांसमेंट हो रही है ना इसके ऊपर, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हो गए, वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन है, दे हैव कैपेसिटी टू एलिमिनेट द होल वर्ल्ड। तो इस वजह से हमें नज़र आता है कि इससे बात से आर्गुमेंट से पता चलता है कि वर्ल्ड इज एट द ब्रिंक ऑफ अ कोलैप्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स आर द मेजर ग्रेट पेरिल टू द ह्यूमैनिटी। अच्छा, अब इसमें एडवांसमेंट आप कैसे बताएंगे? इसमें बताएंगे चाइना ने जो डेवलप किया है कि स्पेस से अटैक कर सकते हैं अब टेरिटरी के ऊपर, और उसने पूरा चक्कर काटा है उसकी एक जो न्यूक्लियर उनकी वो जो शिप है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, और जो भी उन्होंने मिसाइल बनाया बेसिकली। तो अब जो ये वायोलेशन थी ओपन स्पेस ट्रीटी की, ओपन स्पेस ट्रीटी में ये था कि कोई भी न्यूक्लियर अटैक जो है ना, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग कोई भी स्पेस में नहीं की जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली चाइना ने एक लूपहोल ढूंढ के चाइना ने क्या किया, उल्टा चाइना कंडक्टेड अ टेस्ट कंडक्ट नहीं किया बेसिकली, दे डिजाइंड अ मॉडल दैट हैव द कैपेबिलिटी टू कंडक्ट स्पेस से लेके ज़मीन पे आएगा। तो वो तो बिल्कुल यूनिक थिंग आ गई ना। तो इतनी इस तरह एडवांसमेंट यही बता रही है कि भाई न्यूक्लियर वेपन एक ग्रेट थ्रेट है, जो कि हमारा आर्गुमेंट है। नेक्स्ट इज यूक्रेन क्राइसिस एंड लेट वर्ल्ड अगेन एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द कैटास्ट्रोफी। अब यूक्रेन वॉर फिर से हमें लेके आ गया, कैसे? जब 4 रीजन्स एनेक्स किए रशिया ने, पुतिन ने, तो उसने ये धमकी एंड में दी कि भाई आई एम नॉट दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ब्लफ बिकॉज द 4 रीजन्स आर नॉट पार्ट ऑफ द रशिया। तो इस वजह से न्यूक्लियर की थ्रेट काफ़ी दफ़ा पुतिन दे चुके हैं, और हो सकता है न्यूक्लियर वर्ल्ड, अब तो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत एक क्राइसिस सिचुएशन में आ गया, यूक्रेन वॉर लेके आ गया। तो इससे हमें शो होता है दोबारा इस वाली हेडिंग से कि न्यूक्लियर वेपन्स आर ग्रेट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। इसमें आप ज़्यादा डिटेल लिख के पैराग्राफ को लंबा करेंगे। नेक्स्ट इज एग्रेसिव नॉर्थ कोरिया इज थ्रेटनिंग स्टेट एंड इस एस्पायरिंग टू स्टेट्स फॉर द न्यूक्लियर वेपन। बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है ना, वो स्टेट्स को थ्रेट कर रहा है। स्टेट्स कौन सी? साउथ कोरिया को थ्रेट कर रहा है, जो कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला में है, यूएस के, जापान को थ्रेट करता है, ताइवान को थ्रेट करता है, ओवरऑल साउथ चाइना सी के करीब करीब ये जो चाइना के साथ तो पार्टनर है, तो उनको थ्रेट कर रहा है। क्यों? न्यूक्लियर वेपन से। और नेक्स्ट इज स्टेट्स को इस चीज के ऊपर एस्पायर कर रहा है कि दे शुड डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स इन ऑर्डर फॉर देयर डेटरेंस एंड द प्रोटेक्शन। तो ये वाला आर्गुमेंट ये बता रहा है कि भाई इससे भी साफ पता चल रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना, वो एक डिस्ट्रक्शन है और एक थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, जिसके पास भी है। जैसे नॉर्थ कोरिया के पास है, तो उससे पता चल रहा है डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज केस ऑफ ईरान, मैंने यहाँ डिस्कस किया। द न्यूक्लियराइजेशन इज अ स्टार्क एग्जांपल ऑफ द स्टेट्स विलिंगनेस फॉर द पावर। अब बात ये हो रही है, यहाँ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात हो रही है कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है ना, वो न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से ही, और न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसकी वजह से अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को ग्रेट थ्रेट हुआ है। सही है। अब इसमें बात ये रखी है कि जो ईरान है ना, वो उसको देखा देखी जो मिडल ईस्ट है वो भी एस्पायर कर रहा है आपकी किसके लिए? फॉर दी न्यूक्लियर वेपन्स। सऊदीया ने भी काफ़ी दफ़ा बोला है, इसराइल इसको इसलिए रोकता है कि ईरान को नहीं बनने देंगे हम इसको न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस बात से साबित होता है कि आपका जो न्यूक्लियर वेपन्स आर द ग्रेट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज मीनेस ऑफ द वेपनाइजेशन ऑफ टेररिस्ट लाइक अलकायदा एंड ISIS। अब जो सबसे बड़ा थ्रेट है ना, यहाँ पे मैंने ये बताया कि बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि जो अगर टेररिस्ट के हाथ में वेपन्स चले गए, न्यूक्लियर वेपन्स अगर टेररिस्ट के पास आ गए, जैसे अलकायदा और ISIS है, तो फिर तो वर्ल्ड की जो डिस्ट्रक्शन है और वर्ल्ड जो केओस में और वर्ल्ड की तबाह 100% श्योर है। ठीक है, यहाँ पे ये आर्गुमेंट दिए। तो इट शोज दैट द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट इज अ ग्रेट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। अल्टीमेटली इसका यही मतलब है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स आर द ग्रेट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। ये सारे आर्गुमेंट्स आर शोइंग आर डिस्कसिंग द न्यूक्लियर वेपन्स एज अ ग्रेट थ्रेट। इससे ऑब्वियसली यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि सारे आर्गुमेंट यही साबित कर रहे हैं कि भाई ये जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स एक ग्रेट थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, हमें ये नहीं होने चाहिए। ऊपर से तो ऑब्वियसली यही बता रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर साइड ऑफ द कॉइन विच इज न्यूक्लियर वेपन्स एज अ ग्रेट होप फॉर द पीसफुल वर्ल्ड। अच्छा, अब ये आर्ट होता है बेसिकली, आप किस तरीके से पहले एक आर्गुमेंट बनाते हैं और उसी को फिर आगे काउंटर करते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, ये वाली डेवलपमेंट्स देखो, ये वाली बातें देखो, बिल्कुल आप उसका उलट जस्टिफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले आता है न्यूक्लियर वेपन्स एज अ होप फॉर द पीसफुल वर्ल्ड। ये मैंने बताना है कैसे करना है, मैं आर्गुमेंट दूंगा। सबसे पहले ऑप्टिमिस्ट आर्ग्यूड दैट द प्रिवेंशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3 के जो आर्गुमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 है ना, माने या कोई ना माने, लिबरलिज्म माने मतलब रियलिस्ट माने या कोई भी माने, सारे इस बात को एग्री करते हैं कि देयर इज नो वर्ल्ड वॉर 3 हैपेंड सिंस वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई ना। आप इससे डिसएग्री करके दिखा दें इस पॉइंट से। तो ऑब्वियसली एक न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से एक पीसफुल वर्ल्ड डेवलप हुई है ना, ये आर्गुमेंट ये बता रहे हैं हमें।
तो अब देखें आप किस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई हाँ यार ये तो बात ठीक हो रही है कि यहाँ पे तो न्यूक्लियर वेपन्स एक पीस का किरदार अदा करें, कि इंस्ट्रूमेंट फॉर पीस है, ये तो ऐसा होप है। तो खैर यहाँ पे ये आर्गूमेंट डेवलप करेंगे कि किस तरीके से आपके लिबरलिस्ट, आपके लिबरलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, रियलिस्ट कि अल्टीमेटली उसने एक शो कराया, शो की है ये चीज़ कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई। ये बात सब एग्री करते हैं सारे स्कूल ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट इज न्यूक्लियराइजेशन हैज मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरनल बैलेंसिंग। अब जो न्यूक्लियराइजेशन है ना, न्यूक्लियराइजेशन ने एक डेटरेंस क्रिएट की है, एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया है, दैट हैज़ इंश्योर्ड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स। अच्छा, सिक्योरिटी इंश्योर कराई है, बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर कराई है। किस तरीके से कराई है? अब इसके अंदर आप इंडिया पाकिस्तान की एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन वो हमने आगे दी होगी। आप यहाँ ये एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे इजराइल ने डेवलप किया ना, इजराइल ने डेवलप इसलिए किया है इन ऑर्डर टू सिक्योर इट्स टेरिटरी, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, सिक्योरिटी डायलामा को वो कर सकता है, टैकल कर सकती है ये वाली न्यूक्लियराइजेशन। और इसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं। इंटरनल बैलेंसिंग कर रही है स्टेट, कैसे आपका जैसे यूनाइटेड स्टेट ने अपनी तरफ से वो वेपन्स इंक्रीज कर रही थी और यूएसएसआर एक तरफ से इंक्रीज कर रही थी, और उसकी वजह से एक वर्ल्ड जो है ना बैलेंस ऑफ पावर की तरफ चला गया, और उसकी वजह से वॉर प्रिवेंट हो गई, जो कि रियलिस्ट आर्ग्यू करते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल रियलिस्ट आर्ग्यू करते हैं। तो इस बात से हमें साबित होता है कि न्यूक्लियर वेपन्स तो एक होप क्रिएट की हुई है, उन्होंने तो एक सिक्योरिटी क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो गई दुनिया के अंदर, और स्टेट्स पावर को परस्यू नहीं कर रही, पावर को परस्यू कर रही हैं इन ऑर्डर टू टैकल द एनार्की इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वेंशनल एसिमेट्री अमंग द नेशंस वाज ओवरकम्ड बाय वेपनाइजेशन। अब यहाँ इंडिया पाकिस्तान का आप जिक्र करेंगे। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल एसिमेट्री, ऑब्वियसली राइवल कंट्रीज के अंदर अगर कन्वेंशनल एसिमेट्री है तो फिर आपकी न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना, दे आर प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी टू दी सिक्योरिटी डायलेमा, जो स्टेट शिकार होती है सिक्योरिटी डायलेमा का। ठीक है, कैसे? जैसे पाकिस्तान एक सिक्योरिटी डायलेमा का शिकार था कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसकी वेपन्स के साथ, इसकी इंडस्ट्रीज के साथ, इसकी ओवरऑल हम इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन ऑर्डर टू टैकल वी हैव टू डेवलप आवर न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि पाकिस्तान ने डेवलप किया और फिर अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी जो डॉक्ट्राइन बनाई है, टैक्टिकल वेपन्स बनाए हैं। वी हैव डिप्लॉयड आवर टैक्टिकल वेपन्स ऑन द बॉर्डर्स, कि अगर इंडिया ने एडवांस किया, इंडिया ने ऑफेंसिव किया, तो वी आर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स एज अ डिफेंसिव वेपन्स। ठीक है, तो ये इंश्योर कराया उसने एक न्यूक्लियर वेपन्स को सिक्योरिटाइजेशन, और ओवरकम किया है किसको? ओवरकम किया है सिक्योरिटी डायलामा को। ये वाला आर्गुमेंट तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ आ रही है कि यार हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स ने तो ये भी काम किया, इतना अच्छा काम किया। नेक्स्ट इज सीरीज ऑफ द न्यूक्लियर ट्रीटीज हैज ओपनड द एरा ऑफ द म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड मल्टीलैटरल। जब जो सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेरिटरीज हुई है ना, वो ये शो करती हैं कि भाई दुनिया में म्यूचुअल कॉपरेशन और मल्टीलेटरिज्म पॉसिबल हो ही सका सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से है। देतांत की, जिसका टाइम कहते हैं, देतांत का जो टाइम शुरू हुआ इसकी बात है जब यूएसएसआर और क्यूबन क्राइसिस के बाद शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली ये बात शो करती है कि क्यूबन क्राइसिस हैड लेड वर्ल्ड टू एट द ब्रिंक ऑफ अ कोलैप्स। तो इस वजह से पता चलता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, उन्हीं ने ये वाली पॉसिबिलिटी डेवलप की कि वर्ल्ड एक मल्टीलेटरलिज्म और कॉपरेशन की तरफ जा सकती है। तो ये इस तरीके से हक में बात जा रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर प्रोवाइडिंग अ होप फॉर द वर्ल्ड, फॉर द मल्टीलेटरल कॉपरेशन, फॉर द लिबरलिज्म। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर वेपन ने ही फायदा दिया है। नेक्स्ट वेपन मैंने जो आर्गुमेंट दिया ना, वेयर ऑफ डिसेप्शन, एक बुक है, द न्यूक्लियर डिप्लोमेसी इन द ट्रिचेस्ट टाइम्स ऑफ द थीसिस बाय द अल-बरादी। ये ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द IAEA। ठीक है, उसने ये आर्ग्यू किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स, ये न्यूक्लियर डायलेमा जो पीछे हमने डिस्कस किया था, जो इसमें इसने नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया, ईरान का डिस्कस किया कि ये जो ट्रेजिडीज हुई हैं, जो उनकी न्यूक्लियर वेपन्स का मसला चला है, तो दैट कैन बी ओवरकम्ड इफ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी वाज बीइंग परस्यूड बाय द US। ठीक है, 1990s में आप ये वाला मसला हल कर सकते थे। आपका कौन सा वाला? नॉर्थ कोरिया वाला। इसने पूरे आर्गुमेंट्स के साथ एक्सप्लेन किया इस बात को। तो ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को अगर स्मार्टली टैकल किया जाए, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को यूज किया है, तो वर्ल्ड कैन मूव टुवर्ड्स अ बीकन ऑफ द होप बन सकती है न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू। तो ये आर्गुमेंट यहाँ पे दिया। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड वेपन्स आर अंडर सर्वेलेंस ऑफ द IAEA व्हिच इज अ केस ऑफ लिबरलिज्म। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का एक केस है जो कि IAEA एस्टैब्लिश करता है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो ना न्यूक्लियर, ये आपके लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ पाता। इस तरीके से कॉपरेशन का, इंटरनेशनल कॉपरेशन, IAEA ने बहुत सारे काम किए इस तरीके से टैकलिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये एक आर्गुमेंट आता है इसके अंदर लिबरलिज्म का।
कॉपरेशन का, इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द सोवरेनिटी अंडर न्यूक्लियर वेपन्स। प्रोटेक्शन आती है न्यूक्लियर वेपन से कैसे, नॉन इंटरवेंशन इन द नॉर्थ कोरियन का। अब बेसिकली यहाँ पे ये मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स हैव इंश्योर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द सोवरेनिटी, एक होप प्रोवाइड किया है कि सोवरेनिटी को इंश्योर किया है, जो कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में आई थी, स्टेट का कॉन्सेप्ट जो कि डिफाइन करता है। और वो कैसे किया है कि इंटरवेंशन नॉर्थ कोरिया में यूएस ने इंटरवेंशन नहीं की, ईरान के अंदर इंटरवेंशन नहीं की, और दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस इज ओनली द न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स अल्टीमेटली इज अ होप फॉर द वर्ल्ड, ये यहाँ पे आर्ग्यू किया है। तो बेसिकली ये होगी बात। अब ऑब्वियसली आपने दोनों आर्गुमेंट को जस्टिफाई कर दिया, आपने दोनों को, अब आपने बीच का रास्ता बताना है। मैंने लास्ट में क्या बताया, द बैलेंस ऑफ पावर एंड डिसआर्मामेंट ऑफ द वर्ल्ड नीड्स द मोस्ट। वर्ल्ड को चाहिए डिसआर्मामेंट की पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ पावर, नॉट मतलब न्यूक्लियराइजेशन को कम करने की जरूरत है। न्यूक्लियराइजेशन के बगैर तो गुजारा हो नहीं सकता, क्योंकि दिस न्यूक्लियर एज इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर सबसे पहले आर्ग्यू किया मैंने द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियर अम्ब्रेला बाय द डिफेंसिव रियलिस्ट जॉन मेशाइमर। अब यहाँ मैंने न्यूक्लियर अम्ब्रेला का जिक्र किया। डिफेंसिव रियलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट शुड नॉट परसू फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ उनको नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेना चाहिए किसी भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट का, जैसे कि साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला लिया हुआ है यूएस का, इन ऑर्डर टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द नॉर्थ कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट इज डिसआर्मामेंट एंड द डीवेपनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स ऑन द म्यूचुअल टर्म। अब क्या करना चाहिए, वर्ल्ड को डिसआर्मामेंट की तरफ जाना चाहिए और डीवेपनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए कि म्यूचुअल टर्म से एक साथ, कि आप भी डीवेपनाइजेशन करो, हम भी डीवेपनाइजेशन करो, और इस तरीके से इंश्योर हो सकती है आपकी सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर शो हो सकता है वर्ल्ड के अंदर। वेपन्स, एक न्यूक्लियर वेपन्स के साथ आप वर्ल्ड बहुत अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से रह सकती है अगर इस पॉलिसी को परस्यू किया जाए। नेक्स्ट इज लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड द पॉलिसी ऑफ मल्टीलेटरल। आईएई जैसे और इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना चाहिए, ट्रीटीज करनी चाहिए, ओपन स्पेस ट्रीटी का एडवांस वर्जन करना चाहिए, न्यूक्लियर की मजीद ट्रीटीज करनी चाहिए, और वर्ल्ड को इससे म्यूचुअल कॉपरेशन की तरफ लेके जाना चाहिए, मल्टीलेटरलिज्म की तो पॉलिसी की तरफ से चाहिए, यूनिलेटरल की पॉलिसी को काउंटर करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। और लास्ट में जो पॉइंट है ना, वो है न्यूक्लियर चार्टर। बेसिकली यहाँ मैंने आर्ग्यू किया है, ये मेरा ही पॉइंट है कि न्यूक्लियर चार्टर करना चाहिए, जैसे कि बाइडन और जी की मीटिंग हुई है G20 समिट में 2022 के अंदर, नवंबर के अंदर। इसके अंदर दे आर्ग्यूड दैट कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज करने चाहिए, न्यूक्लियर थ्रेट नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेटली इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर चार्टर अगेंस्ट रशिया। तो इसी तरीके से स्टेट्स, बिग स्टेट्स शुड परस्यू अ पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर चार्टर करना चाहिए, और एक एग्रीमेंट करना चाहिए और ट्रीटी करना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए न्यूक्लियर वेपन नहीं होगी। तो दीज पॉइंट्स इंश्योर दैट कि न्यूक्लियर वेपन्स जो डिपेंड करते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स यूजेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डिपेंड करता है पीस या थ्रेट न्यूक्लियर वेपन्स का, और वो यूजेज जो अल्टीमेटली इज डिपेंड ऑन स्टेट्स। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर थ्रेट, आर peril as well as a hope for the states, but it's both the aspects are dependent on the usage, how states use these nuclear weapons in order to survive in this world. तो ये ओवरऑल आपका डायमेंशन थी इस टॉपिक की। तो ये बहुत क्लासिकल वेब टॉपिक था, आपने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया। जब आप पैरेलल एक्सप्लेन करें तो ऐसा लगे जैसे भाई न्यूक्लियर वेपन तो सिर्फ थ्रेट है, लेकिन जब होप एक्सप्लेन करें तो पता चलेगा भाई न्यूक्लियर वेपन एक होप है, और फिर लास्ट में आप कंक्लूजन बताएंगे भाई इट्स ऑल डिपेंड ऑन द स्टेट्स। सही है, किस तरीके से वो यूज कर सकती है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।